स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा ऑडियो लेक्चर है इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जो टॉपिक है हमारा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, इसको मैं कवर करूं। आपका काम बस इतना होगा कि आपको मेरी आवाज़ को अपने कानों तक जाने देना है और साथ में आपको पेपर और पेन लेके बैठना है। जहां पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के अंतर्गत सिलेबस की। टोटल 6 यूनिट हैं जो हमें इसमें कवर करनी है। पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम। अब सबसे पहले बात हमारी आती है कि मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है। मल्टी का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एक से अधिक, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। तो इसको अगर हम कंबाइंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीडियम टू कम्युनिकेट। तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीमीडिया एक अवधारणा है जो अलग अलग संयोजनों में, जैसे टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गई, एनिमेशन हो गया और वीडियो के उपयोग को दिखाती है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा टेलीविज़न और वेबसाइट। आगे बात करते हैं, मीडिया जो है केवल प्रिंटेड में फॉर्म में होती है, ट्रेडिशनल फॉर्म में होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि डिस्प्ले वगैरह आजकल होता है। और मल्टीमीडिया को अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, प्ले भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, एक नॉर्मल मीडिया है वो आपकी प्रिंटेड फॉर्म में रहेगी और जो मल्टीमीडिया है वो आपकी विजुअल फॉर्म में रहेगी। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट मल्टीमीडिया के कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट होते हैं हमारे, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होते हैं, इमेजेस होते हैं, एनिमेशन होते हैं। इन सबको जब हम मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, मल्टीमीडिया बन जाती है। एक क्वेश्चन आता है फिर मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मल्टीमीडिया की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इससे लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं और ये रिटेंशन को भी बढ़ाता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँ कि अगर आप कोई मूवी देख के आते हो तो आपको मूवी जो है वो आपको बहुत ही सालों तक याद रहती। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे विजुअलाइजेशंस होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं जो आपका जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीमीडिया जो है हमारा एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है जो कि हमारा रिटेंशन पावर को, मेमोरी को और लर्निंग पावर को बढ़ाता है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर। तो प्रोसेसिंग यूनिट होती है हमारी, मेमोरी होती है, यूएसबी होती है। यूएसबी में हमारा ग्राफिक्स कार्ड और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, हार्डवेयर होता है और मॉनिटर होता है। हार्डवेयर के अंतर्गत बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे कुछ हार्डवेयर हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, जिसमें ये मल्टीमीडिया अगर आपको कहीं पर यूज़ करना है तो ये कंपोनेंट का होना आवश्यक है। अब बात आती है मल्टीमीडिया के फ़ायदे क्या हैं। तो मल्टीमीडिया के फ़ायदे बेसिकली है कि ये यूज़र फ्रेंडली होता है, व्यापक और इंटरेक्टिव होता है। व्यापक का मतलब यहाँ पर हो गया कि बहुत ही ज़्यादा इसमें कह सकते हैं डेंसिटी पाई जाती है, मतलब कि इसमें कई सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके एक फॉर्म में बना सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें कई सारी, अगर हमें इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, क्रिएटिव इंडस्ट्री में करना है तो हम यहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं। और कोविड के दौरान हमने देखा था कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हुए जो इंटरेक्टिव मोड पे काम करते हैं। तो इस कारण से हमारा जो एजुकेशन है इसमें भी और ज़्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि मल्टीमीडिया जो है आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। सेकंड है इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे आमतौर पर अगर देखा जाए कि मोबाइल अगर आपके हाथ में आ गया है तो आप उससे कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हो वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर गलती से एक भी नोटिफिकेशन हमने चेक कर लिया व्हाट्सएप का, इंस्टा का या फिर फेसबुक का, तो उसके अंदर फिर अगर एक बार हम उसमें चले गए तो कम से कम आधा या 1 घंटा तो हमें आराम से निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये क्या है हमारा, ये एक वहाँ का डिसएडवांटेज है। अब अगली बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी इशू होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक डिवाइस लगाएंगे तो उसके कंपैटिबल वो डिवाइस काम करेगी या नहीं, आप ये भी एक इशू यहाँ पर आता है। तो ये हमने देखा एट ए गैलेंस हमारा था यूनिट नंबर 1 का। अब हम आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 है हमारी आर्किटेक्चर एंड इश्यूज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम होता क्या है। सिस्टम डिज़ाइन टेक्निक आर्किटेक्चर बनाने की प्रणाली है। आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कोई भी एक ढांचा, जैसे आपका वो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो वही हमारा मल्टीमीडिया सिस्टम को बताता है कि उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। अब आगे बात करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं। किसी भी जानकारी को संभालने के लिए एक फ़ाइल सिस्टम बनाया जाता है। दूसरी विशेषता होती है हमारी कि ये कुशल और उच्च इनपुट आउटपुट दर को प्रोवाइड कराता है।
तीसरा है ये हमारा नेटवर्क को समर्थन प्रोवाइड कराता है, मतलब कि अगर हमारी कोई भी डिवाइस है वो नेटवर्क से कनेक्ट है तो वो मल्टीमीडिया मोड में सपोर्ट करेगी। अब आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक। तो कुछ ऐसे ज़रूरी घटक हैं, घटक का मतलब होता है कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इसमें बेसिकली यूज़ होते हैं, मल्टीमीडिया एनहांस्ड होता है जिसमें। तो सबसे पहले हमारा होता है सेंसर्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, यूज़र इंटरफेस होता है, डेटाबेस होता है, प्रोटोकॉल सिस्टम होता है और नेटवर्क होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक आर्किटेक्चर की। बेसिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम है हमारा जिसमें मल्टीमीडिया सिस्टम काम करेगा तो उसके कुछ फेजेस होते हैं। तो पहले फेज़ में हमारा होता है एप्लीकेशन, दूसरे में होता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस होते हैं। तीसरे अगर हम लेयर्ड आर्किटेक्चर में हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होते हैं, मल्टीमीडिया ड्राइवर सपोर्ट होता है, सिस्टम हार्डवेयर होता है और ऐड ऑन मल्टीमीडिया होता है हमारी नेक्स्ट लेयर में। तो एक आर्किटेक्चर है जो आप अगर इसको बना पाओगे तो पेपर में ड्रॉ करके भी आना, इससे आपको नंबर और अच्छे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के लक्षण की। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर नियंत्रित होना चाहिए। उसके बाद है जानकारी को डिजिटल रूप में इसमें दर्शाया जाता है। और इसके बाद है इंटरफेस का इंटरेक्टिव होना। इसमें इंटरेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है और आप इससे और ज़्यादा कनेक्ट होकर चीज़ों को और समझ पाते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को पूर्ण करता है हमारा एप्लीकेशन। जैसे आपको एक टास्क दे दिया कि आपको ये टास्क करना है, अब उस टास्क के लिए जो जो आपको चीज़ें लगेंगी वो हमारी कहलाएगी एप्लीकेशन, और जो सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होंगे वो हमारे कहलाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारा कुछ फुल फॉर्म्स आती हैं। फुल फॉर्म्स का मतलब हो गया जो आपकी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आती है हमारी RAID। RAID का मतलब क्या होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क होता है। नेक्स्ट है हमारी फुल फॉर्म WORM। WORM का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, राइट वन रीड मैनी ऑप्टिकल ड्राइव्स। उसके बाद हमारा FDDI। FDDI का फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं कि हमारा मल्टीमीडिया मॉडल में कौन कौन से लेयर्ड आर्किटेक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहला जो ब्लॉक बनेगा हमारा उसमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होंगे, दूसरा जो होगा हमारा स्पेसिफिकेशन लेयर होगा, तीसरा जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट लेयर होगा, तीसरा जो होगा हमारा वो सर्वेंट लेयर होगा, और नेक्स्ट आएगा लास्ट में हमारा मीडिया लेयर। तो इसमें हाई वाले पे हम रखेंगे स्पेसिफिकेशन लेयर और लो वाले पे रखेंगे मीडिया लेयर। और जब हम ऊपर जाएंगे यानी कि लो से हाई की तरफ जाएंगे तो हमारा एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस आसानी से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 कंप्रेशन डिकम्प्रेशन फाइल फॉर्मेट की। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे वीडियो सिग्नल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कंपोनेंट वीडियो होता है, कंपोजिट वीडियो होता है और वन वीडियो होता है। इसमें कुछ फुल फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है हमारा CCIR। इसका मतलब होता है कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल रेडियो। उसके बाद हमारा HDTV। आप लोग सभी लोग HDTV आजकल यूज़ करते होंगे अपने अपने घरों में। तो HD का मतलब होता है यहाँ पर हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। उसके बाद है हमारा SNR। SNR का फुल फॉर्म होता है हमारा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। उसके बाद होता है हमारा MIDI यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट होता है कुछ इमेजेस से रिलेटेड हमारे एक्सटेंशंस हैं जैसे GIF। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG या फिर JPEG दोनों एक ही होते हैं, बट JPEG का फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है जो कि होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और इसी का ही एक्सटेंशन होता है हमारा JPG। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PNG की। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल ग्राफिक्स फॉर्मेट। इसमें बेसिकली एक और आता है TIFF। इसमें होता है इसका फुल फॉर्म टैग इमेज फॉर्मेट फाइल। नेक्स्ट होता है हमारा EXIF। इसका होता है एक्सचेंज इमेज फाइल। उसके बाद आता है हमारा DNG डिजिटल नेगेटिव। उसके बाद आता है हमारा WMF। WMF का फुल फॉर्म होता है विंडोज़ मेटा फाइल। उसके बाद आती है हमारी BMP। BMP का होता है बिट मैप। और उसके बाद हमारी एक फुल फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं AVI। ये कहलाती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। हम बात करते हैं जो हमारा कोर टॉपिक है यूनिट का, डेटा कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब नॉर्मली अगर हम समझें तो किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके छोटा कर देना।
और डेटा हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। तो किसी डेटा को कंप्रेस करना ही हमारा कहलाता है डेटा कंप्रेशन। तो इसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो एक इनपुट स्ट्रीम से दूसरी आउटपुट स्ट्रीम में बदलने की प्रक्रिया जिसका आकार छोटा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा कंप्रेशन कहलाता है। अब अगर हम डेटा कंप्रेशन हमें करना है तो हमें यहाँ पर एक इनपुट डेटा चाहिए होगा और जिस कंप्रेशन डेटा को हमें करना है वो भी डेटा चाहिए होगा, और उसके बाद हमारा जो कंप्रेस होने के बाद का डेटा आएगा वो हमारा कहलाएगा आउटपुट डेटा। तो डेटा कंप्रेस भी हो जाता है और डेटा डीकम्प्रेस भी हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कुछ मेथड्स होते हैं जो डेटा कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो दो प्रकार के हमारे मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स होता है हमारा लॉसलेस मेथड्स और दूसरा होता है हमारा लॉसी मेथड। लॉसी मेथड्स को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं लॉसलेस मेथड के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट हो गया आपका या फिर प्रोग्राम हो गया वो इसके अंतर्गत में आते हैं, और इसके भी तीन पार्ट होते हैं हमारा। एक होता है रन लेंथ होता है, दूसरा हाफ मैन होता है और तीसरा होता है हमारा लैम्पेल जिप। अब बात करते हैं लॉसी मेथड की। तो इसमें हमारे किस प्रकार के डेटा आएंगे, बेसिकली इमेज आएगी, ऑडियो आएगा या फिर वीडियो आएगा। उसके बाद हमारा ये कितने टाइप से किए जा सकते हैं, तो JPEG होता है, MPEG होता है और MP3 होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर भी पूछा गया था बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर JPEG 2000 स्टैंडर्ड में निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करता है। तो नॉर्मली हम बात करें तो JPEG 2000 जो है हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये कुछ समस्याएं हमारी आती हैं। जैसे कौन कौन सी समस्याएं, पहली समस्या हमारी है लो बिट एरर रेट, उसके बाद है लार्ज इमेजेस और कंपाउंड डॉक्यूमेंट। जहाँ पर ये चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर हम JPEG 2000 को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कुछ डिफरेंसेस की। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि TIFF और RIFF दो फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़े, उनके बारे में भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, TIF और RIFF के बीच में पहला TIF में आप लिखेंगे डेवलप्ड बाय द एल्डस, एक कंपनी है एल्डस जिसने इसको डिज़ाइन किया है। और RIFF की बात करेंगे तो डेवलप बाय IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। सेकंड पॉइंट, TIFF का यूज़ जो होगा हमारा स्टोर ओनली बिटमैप डेटा, और सेकंड पॉइंट जो है हमारा स्टोर अदर डेटा आल्सो। तीसरी बात करते हैं TIFF में, तो इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड फॉर इमेज फाइल डायरेक्टरी। इसमें हम जो है नॉर्मली इमेज फाइल को स्टोर करा सकते हैं, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट को यूज़ करा सकते हैं। और RIFF में अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन चंक में यूज़ हो सकती है और रिसोर्स इंटरचेंजेबल फाइल फॉर्मेट इसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो तीनों पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम है हमारा मल्टीमीडिया ऑथरिंग एंड यूज़र इंटरफेस। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया ऑथरिंग की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसको जो है मूवीज़ या फिर प्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह एप्लीकेशन मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके कुछ हमारे नॉर्मली वर्क होते हैं। पहला होता है मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफर्स होता है, दूसरा होता है मल्टीमीडिया प्रोडक्शन होता है, तीसरा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होता है और नेक्स्ट होता है हमारा ऑटोमेटिक ऑथरिंग होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथरिंग का मतलब है कि कोई चीज़ आपने ऑथराइज़ कर ली और उसको आप ही यूज़ करोगे, उसका कोई और ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। तो वैसे ही मल्टीमीडिया के हमारे कुछ ऑथरिंग होती है वो आपने यहाँ पर समझी। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसमें सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस जो हैं वायरल होती हैं, लेकिन कई सारी वो वीडियोस जो हैं उसमें से ओरिजिनल भी होती हैं और कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें एडिटिंग वगैरह भी करी जाती है। तो वो एडिटिंग जो करी जाती है हमारी किसी टूल्स के माध्यम से करी जाती है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से टूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टूल होता है हमारा टेक्स्ट एडिटिंग टूल। इसमें हमारा बेसिकली आप देख सकते हैं वर्डपैड होता है या फिर MS वर्ड होता है। बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन टूल होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया या एडोब एक्रोबेट रीडर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इमेज एडिटिंग टूल। इसमें बेसिकली कोई भी स्कैनर होगा या डिजिटल कैमरा होगा जिसमें आपके टूल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारा एनिमेशन टूल है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका फ्लैश। और उसके बाद साउंड एडिटिंग टूल के कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे साउंड एडिट प्रो होता है या फिर ऑडियो एडिट डीलक्स होता है, जो कि हमारे मार्केट में बड़ी आसानी से एडिटिंग के मामले में हमारा ये अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको एक आर्किटेक्चर बनाना है। सबसे पहले एक ब्लॉक बनाएंगे, अब उसमें आपके कोई भी मल्टीमीडिया होगी।
मल्टीमीडिया मैंने आपको बताया जिसमें आपका कलेक्शंस होते हैं कई सारी चीज़ों के, अब आपकी मूवी हो सकती है, एनिमेशन हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकता है या फिर टेक्स्ट हो सकता है। उसको आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ में इंसर्ट कराओगे, उसके बाद आप उसकी एडिटिंग करोगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप जाओगे तो इंटरेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप स्क्रीन कैप्चर करोगे, साउंड रिकॉर्ड कराओगे और उसके बाद ही यहाँ पर आपकी अथॉरिटी लग जाएगी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग हमने कर ली। उसके बाद जब ये सारा काम प्रोसेस हो जाएगा तब आप उसकी पैकेजिंग करोगे। अब पैकेजिंग के माध्यम से फिर आप उसको या तो सीडी में स्टोर कर लोगे या अगर आपने कोई पर्सनल वेबसाइट बनाई है तो आप उसको वहाँ पर आसानी से पब्लिश कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में इम्पॉर्टेंट है, एक यूनिट में ज़्यादातर पूछा जाता है, हाइपर मीडिया क्या होती है। तो हाइपर मीडिया की अगर हम बात करें तो टेड नेल्सन एक साइंटिस्ट थे 1965 में जिन्होंने हाइपर टेक्स्ट का शब्द का जो है इसको डिस्कवर किया था। और हाइपर मीडिया टेक्स्ट आधारित होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो बेसिकली अगर हम आपको वेबसाइट बनानी है और उस पर आपके हाइपर टेक्स्ट लगाने हैं तो वहाँ पर आप हाइपर मीडिया का यूज़ करोगे। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, इसका नाम है हमारा मल्टीमीडिया टूल। तो हम लोगों ने ऑथरिंग पढ़ ली, मल्टीमीडिया क्या होता है उसके बारे में जान लिया। अब बेसिकली कौन कौन से टूल हैं जो मल्टीमीडिया में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर इस यूनिट में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट आता है हमारा फ्लैश का। तो फ्लैश एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में किया जाता है। यह एक डेवलपमेंट टूल होता है जो आपको एनिमेशन और इंटरेक्टिव अनुभव की अनुमति देता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि फ्लैश का एक्सटेंशन क्या होता है। तो फ्लैश का एक्सटेंशन होता है हमारा .FLA। फ्लैश के यूजेस कहाँ पे होते हैं, तो एनिमेटेड फिल्म बनानी है अगर आपको तो वहाँ पर यूज़ होगा, वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वहाँ पर यूज़ होगा, या फिर आपको वीडियोस बनाने हैं तो वहाँ पर आप फ्लैश का यूज़ करते हो। इसके अलावा कुछ और टूल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला एक टूल है सिलेक्शन टूल। अगर आप ड्राइंग या फिर अगर आपने जो है फ़ोटोशॉप पर वर्क किया होगा तो आपको यहाँ पर ये टूल बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे। जैसे सिलेक्शन टूल होता है तो ड्राइंग को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल में आपका अगर एक टूल होता है जैसे आपको रोटेशन करनी है, स्केलिंग करनी है या स्क्यूइंग करनी है तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। एक टूल होता है आपका लेसो टूल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्री हैंड सिलेक्शन आपको कोई ऑब्जेक्ट का करना है तो वहाँ पर आप लेसो टूल का यूज़ करते हो। नेक्स्ट टूल आता है हमारा ड्राइंग टूल, जैसे कि लाइन बनाना है, शेप में कोई टेक्स्ट बनाना है या फिर कुछ और ड्रॉ करना है तो वहाँ पर आप ड्राइंग टूल का यूज़ करते हो। वैसे ही जैसे पेंट में कुछ टूल्स हमारे यूजुअली यूज़ होते हैं, तो पेंसिल टूल हो गया, ब्रश टूल हो गया, इरेजर टूल हो गया, ये सारी चीज़ें आपके ऐसे टूल हैं जो आप हमारे मल्टीमीडिया टूल की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, इसका नाम है एनिमेशन टेक्नोलॉजी। एनिमेशन का मतलब क्या होता है? एक स्पेशल इफ़ेक्ट होता है जो क्रमबद्ध इमेज द्वारा मूवमेंट का भ्रम पैदा करता है, वही हमारा एनिमेशन कहलाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा नॉर्मली एनिमेटेड पिक्चर हो गई, ये कई सारे एनिमेशन के टेक्स्ट आते हैं जिसमें वो अपनी पोजीशन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, तो वही हमारा एनिमेशन कहलाता है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसमें कैरियर्स अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एनिमेशन के कई सारे कोर्स होते हैं जिनको आप लोग गूगल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमेशन मल्टीमीडिया का डायनामिक रूप होता है, और इसको अगर हम एक लाइन में डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ द एनिमेशन, तो आप डिफ़ाइन करोगे एनिमेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ग्राफिक्स ऑफ अ टेक्स्ट। अब कुछ सिद्धांत आते हैं जो एनिमेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो पहला है हमारा स्क्वैश एंड स्ट्रेच, दूसरा होता है टाइमिंग एंड मोशन, तीसरा होता है एंटीसिपेशन, नेक्स्ट होता है स्टेजिंग, उसके बाद आता है फॉलो थ्रू, ओवरलैपिंग एक्शन, स्ट्रेट अहेड, पोस्ट टू पोज एक्शन, उसके बाद आता है स्लो इन एंड आउट, नेक्स्ट आता है आर्क्स, उसके बाद आता है एक्स एग्रीगेशन, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी एक्शन, और उसके बाद होता है सॉलिड ड्राइंग और अपील। ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे हमारा बेसिकली एनिमेशन का प्रिंसिपल बेस्ड होता है। अब यहाँ पर बात आती है एनिमेशन के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है, स्टॉप मोशन एनिमेशन होता है, कंप्यूटर एनिमेशन होता है और मैकेनिकल एनिमेशन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो पूछा जाता है, कंपेयर आपको करने को आता है 2D और 3D में। तो सबसे पहले अगर हम एक पॉइंट डिस्कस करें 2D में फुल फॉर्म को लेकर, तो 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल और 3D का फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल, जिसको 3D बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2D की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद 2 डायमेंशन, लेंथ जिसमें लेंथ और हाइट होगी वो हमारा 2D कहलाएगा।
और बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है कि अगर हम 3D की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी विड्थ भी जुड़ जाती है, 3 डायमेंशन भी हो जाती है। आजकल तो हमारा 4D 5D 6D और इससे ज़्यादा भी डी आ गई हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की कितने भी परतें आपको दिखेंगी वो उतना डी आपका उसमें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2D की और 3D की। नेक्स्ट है हमारी ज्योमेट्री, तो रेक्टेंगुलर हो गई, स्क्वायर हो गई, ट्रायंगल हो गई, पॉलीगन हो गई। और 3D हमारा बेसिकली सिलेंडर में होता है, स्फीयर में होता है, पिरामिड में होता है, प्रिज्म में होता है। ये कुछ हमारे शेप्स होते हैं जिसमें हमारी ये 2D और 3D देखने को मिलती है। अब बेसिकली एक बात हम करते हैं यहाँ पर, एनिमेशन का उपयोग क्या होता है। तो एजुकेशन में यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, एडवर्टीज़मेंट में यूज़ होता है, मार्केटिंग में यूज़ होता है आज की डेट में, इन साइंटिफिक विजुअलाइजेशन होता है, क्रिएटिव आर्ट्स होती हैं, गेमिंग आप लोग सभी खेलते होगे अगर, तो वहाँ पर भी आपका एनिमेशन में यूज़ किया जाता है। हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनिमेशन, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस एनिमेशन के। तो सबसे पहले स्किल एंड एबिलिटी इंप्रूवमेंट होता है, दूसरा हमारा इन एक्टिविटी होती है, तीसरा मोटिवेशन मिलता है, चौथा हमें इससे कंसिस्टेंट मिलती है और प्रैक्टिकली हम इसे चीज़ों को समझने में आसानी होती है। अब एक टर्म आता है फ्रेम रेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस यूनिट को और ज़्यादा डीप में समझने के लिए फ्रेम रेट। तो एनिमेशन की फ़ाइनल क्वालिटी के लिए फ्रेम रेट इम्पॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि कितने पर सेकंड डिस्प्ले किया जाए। और हाउ वी कैन मेज़र द लेंथ ऑफ एन एनिमेशन, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 1 फीट इक्वल टू 16 फ्रेम। तो 1 सेकंड एनिमेशन में 24 फ्रेम होते हैं, यानी कि 1.5 फीट के अप्रॉक्स हमारा एक फ्रेम का लेंथ पड़ती है। अब कुछ एनिमेशन से रिलेटेड हमारे फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे ANI हो गया। ANI का मतलब हो जाता है हमारा एनिमेटेड कर्सर। उसके बाद हमारा AVI का फुल फॉर्म हो जाता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट होता है VICAR, इसका मतलब होता है वीडियो इमेज कम्युनिकेशन एंड रिट्रीवल। उसके बाद हम बात करते हैं तो एनिमेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। क्या पर्पज़ होता है, एनिमेशन क्रिएटिव सॉफ्टवेयर होते हैं, स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एनिमेशन क्लिप्स होती हैं, एनिमेशन फाइल इंपोर्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक कैपेबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट टर्म में टोटल 22 to 25 मिनट में हमारा पूरा जो सिलेबस था मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का, उसको हमने कवर कर लिया। अब आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है, आप लोग इस ऑडियो लेक्चर को 3 से 4 बार सुनिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा और एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपको कम समय में पूरे कोर्स का रिवीजन करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।